हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स एंड पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। उन्होंने इंडिया का फर्स्ट सॉवरेन बैग प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो पहली बार है कि गवर्नमेंट द्वारा बैकिंग दे के कोई ऐसा इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है और ये शिपिंग बिजनेस के लिए लॉन्च हुआ है। और देखिए ये ना आपका भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल आपको याद होगा ना, ये आपकी मई 2026 में सरकार ने लॉन्च की थी, पास की थी, कैबिनेट ने अप्रूव की थी स्कीम। उसी के अंतर्गत इसको फाइनेंशियल बैकिंग दी जाएगी और 12,980 करोड़ रुपीज़ की सॉवरेन गारंटी रहेगी। एंड ये देखिए इसमें क्या है, देखो हमें पता ही है कि बेसिकली आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जब से दिक्कतें हुई हैं तो शिप्स को देखो बहुत ना अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं। सी में वॉर हो गया, एक्सीडेंट, ऑयल स्पिल्स, कुछ भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए बेसिकली आपका लेकर आए हैं वो प्रोडक्ट। इसमें आपका देखिए शिप हल्स, कार्गो लॉस, वॉर रिस्क, क्रू इंजरी, ऑयल पोल्यूशन क्लीनअप, रेक रिमूवल, सब कुछ इसमें आएगा। ठीक है। और ये फर्स्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट इसका इशू करा है न्यू इंडिया एश्योरेंस ने किया है और वो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया है। नेक्स्ट है मालदीव्स की मॉनेटरी अथॉरिटी ने उनका जो देखिए जैसे हमारा यूपीआई है ना, उनका फवारा है। ठीक है। तो उनका जो पेमेंट सिस्टम है उसको इंटीग्रेट कर लिया है हमारे यूपीआई के साथ। अब इसके थ्रू क्या है कि कोई भी यूपीआई और फवारा के बीच में मोबाइल बैंकिंग ऐप्स यूज़ करके मालदीव से इंडिया पैसा भेज सकता है और वाइस वर्सा भी इंडिया से मालदीव्स। सो अगर मानो कोई भी पर्सन है जो मालदीव्स में रहता है, उसे मालदीवियन रुपया जो वहाँ की करेंसी है, ठीक है, उसको आईएनआर में इंडिया भेजना है, तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका है ना लिंकेज है, इसके थ्रू वो अपने आप कन्वर्ट हो जाया करेगा। एंड करेंटली क्या है, बैंक ऑफ मालदीव्स और मालदीव्स इस्लामिक बैंक ही इस सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। और देखिए इसमें क्या है, जो फैमिलीज़ होती हैं जिनको आउटवर्ड ट्रांसफर्स वगैरह करने होते हैं, गिफ्ट्स, उनके लिए ये अभी होगा और अपकमिंग फेजेस टूरिस्ट और शॉपर्स के लिए भी चालू हो जाएंगे। देन देखिए इसके साथ साथ यूपीआई आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 10 कंट्रीज़ में यूपीआई हमारा एक्सेप्टेड है। ठीक है। सो इट्स फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, कतर, कंबोडिया, ग्रीस एंड मॉरिशियस। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा यूपीआई चलता है। चलिए नेक्स्ट है आपका यूपीआई के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि देखो अब एग्जाम में आपके स्टैटिक इन्फो बहुत पूछने लग गए हैं। तो स्टैटिक इन्फो भी ना चीज़ की हमेशा खुद को ना पूछो। अगर मानो हमने भी किसी चीज़ में नहीं पढ़ाया है ना, विकीपीडिया या ऑनलाइन ना जाकर खोल कर देखो कि एक्चुअली में उसकी स्टैटिक इन्फो क्या है। सो यूपीआई आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, फुल फॉर्म इसका। ये 24/7 सर्विस है। कहीं पर भी जाओ, वो जो स्कैन कोड करके नंबर पे भेज रहे हो ना पैसे, क्या है, यूपीआई है। हर दिन में मुझे लगता है हर कोई करता है, 10-15 बार करता है। सो इसमें आपके अप्रैल 11 2016 को इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था अंडर गाइडेंस ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट है सेबी ने अपने कुछ रूल्स अपडेट किए हैं। सो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी एंड फास्टर फंड लॉन्चेस। तो क्या क्या है आपका, मोर टाइम फॉर एक्सेसिबल वेबसाइट्स एंड एप्स। तो क्या है, देखो सेबी ने ना जितने भी आपके फाइनेंशियल कंपनीज थी जिनको भी ऑडिट कहा गया था कि आपको ऑडिट करना है, या कुछ भी उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उनको कहा गया था कि आपको ना अपडेट करने हैं फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो ये जो अब इसके लिए उन्होंने जो भी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस जो भी कंपनीज को कहा था अपडेट करनी है, उसके लिए उन्होंने डेडलाइन बढ़ा दी है। अब उन्होंने कंपनीज को कहा है अक्टूबर 31 2026 तक आप इसे कंप्लाई कर लेना। देन है गरुड़ा, जो देखिए सेबी ने लॉन्च किया था, उसका फ्रेमवर्क भी उन्होंने लॉन्च किया है। और ये बेसिकली है हैज़ बीन लॉन्च टू सिंप्लीफाई पेपर फाइलिंग्स एंड स्पीड अप द अप्रूवल एंड लॉन्च प्रोसेस फॉर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। चलिए सेबी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। रेगुलेटरी बॉडी है आपकी सिक्योरिटीज और कमोडिटी मार्केट्स की। हमारा जो ये पूरा स्टॉक एक्सचेंजेस हैं सब यही रेगुलेट करती है। अप्रैल 12 1988 को इस्टेब्लिश हुई थी और स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेबी एक्ट 1992 से बनी थी। और फाइनली इसको स्टैट्यूटरी पावर्स जब दी गई थी ना, क्योंकि नरसिम्हम कमेटी ने वो रिकमेंड किया था। हेडक्वार्टर्ड है मुंबई में। करंटली इसके चेयरपर्सन है तुहीन कांता पांडे जी। चलिए नेक्स्ट है एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट। तो देखिए टाइम टाइम पे अपनी रिसर्च रिपोर्ट लेकर आते रहते हैं। तो इस बार इन्होंने क्या कहा है कि इंडियन इकोनॉमी सेट टू ग्रो अराउंड 7% इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27। तो अभी जो आपका क्वार्टर खत्म हुआ है, अप्रैल, मई और जून का पीरियड।
सो इंडियन जीडीपी 7% से उन्होंने कहा Q1 में ग्रो करेगा, आउट परफॉर्मिंग आरबीआई फोरकास्ट। सो आरबीआई ने 6.6% का किया था, पर उससे भी ज़्यादा से इंडियन इकोनॉमी ग्रो की है। और मेजर सेक्टर्स क्या हैं उसमें, जो जिनमें जंप आया है, आपका सबसे ज़्यादा पैसेंजर कार की सेल्स में जंप देखा गया है 24.1% का इन जून 2026। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ी है, एक्सपोर्ट्स में भी आपके बढ़ावत आई है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी भी आपका बढ़ा है 7.3% से। इन्फ्लेशन का आउटलुक भी देख लेते हैं, तो Q1 के लिए उन्होंने कहा 3.9% रहेगी, और पूरे साल के लिए उन्होंने कहा है कि ये एवरेज 5% पे हमारी इन्फ्लेशन आएगी। और देखो आरबीआई की आपको पता है लिमिट 4% ±2% का बैंड होता है ना, यानी 2 to 6% का बैंड होता है, तो ये 5% उसके बीच में ही है। इसके साथ साथ देखिए आपकी मानसून रेंज जो है जुलाई में काफ़ी अच्छी पड़ी हैं काफ़ी जगहों पे, एंड इससे क्या है, जो नेशन वाइड आपका रेनफॉल डेफिसिट है कहीं ना कहीं उसको वो नलीफाई कर देती है। एंड इसमें आपका रिस्टोर्ड वाटर रिजर्वॉयर लेवल्स और 13% का एक तरह से जो डेफिसिट था उसको कहीं ना कहीं गिरावट आई है। नहीं तो इस बार लगा था ना कि एल नीनो की वजह से बहुत ही, नहीं तो आपके मानसून का बुरा हाल रहने वाला था, तो वो भी क्योंकि थोड़ा बेटर रहा है तो इस वजह से आपका जीडीपी हमने थोड़ा बेटर देखने को मिला है। नेक्स्ट है पीएम किसान स्कीम को सरकार ने 5 साल के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया है। तो इस स्कीम का आपका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो अब 5 साल यानी कि 26-27 से 2030-31 तक ये हो चुकी है, और इसका जो बजट आउटले है वो 3.15 लाख करोड़ रुपीज़ रहेगा। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और ओरिजिनली ऑफिशियली ये लॉन्च हुई थी आपकी Feb 2019 में। स्कीम में क्या है बेसिकली, देखिए जो भी एलिजिबल फार्मर फैमिलीज़ होती हैं उनको 6,000 रुपीज़ पर ईयर मिलते हैं, और ये उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी होता है उनके बैंक अकाउंट्स में लिंक टू देयर आधार। 3 इंस्टॉलमेंट्स में होता है, 2,000 ईच इनकी इंस्टॉलमेंट पे होती है। देन ये जो है 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है, मतलब सारा पैसा इसमें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। एंड ये जो है आपकी Feb 2019 में लॉन्च हुई थी, तो स्कीम ऑलरेडी जो है आपके 4.47 लाख करोड़ रुपीज़ ट्रांसफ़र कर चुकी है, अभी तक 23 इंस्टॉलमेंट्स जा चुकी हैं। नेक्स्ट है पीएम सूर्य सरोवर योजना। तो ये एक नई स्कीम है जो लॉन्च की गई है, ये आपके फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए है। सो 5,070 करोड़ रुपीज़ की लागत के साथ ये लॉन्च की गई है अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें सोलर पैनल्स बनाए जाएंगे दैट फ्लोट ऑन वाटर बॉडीज कंबाइंड विद एनर्जी स्टोरेज बैटरीज। तो इसमें हाईलाइट्स आपके क्या रहेंगे, सो इसमें 5,000 मेगावाट सोलर पावर जनरेट करने का टारगेट है अक्रॉस रिजर्वॉयर्स एंड इनलैंड वाटर्स। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट्स जो रहेंगे उसमें बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स भी लगाने, ऑब्वियसली देखो जो पावर है उसको स्टोर भी तो करना है, फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स हेल्पिंग कीप द पावर ग्रिड रिलायबल व्हेन द सन इजंट शाइनिंग। देन इंडिया के देखो बहुत हमारे पास पोटेंशियल है, सो वी हैव ओवर 100 गीगावाट ऑफ फ्लोटिंग सोलर पावर का पोटेंशियल इंडिया में है, और करंटली ये सिर्फ 700 मेगावाट है, मतलब देख लो कितना कम है अभी हम लोग, तो इसलिए ये स्कीम लाई गई है। तो गवर्नमेंट इसमें क्या है 1 करोड़ पर मेगावाट देगी वंस अ प्रोजेक्ट गोज लाइव, प्लस अप टू ₹50 लाख पर प्रोजेक्ट टू स्टडी वाटर बॉडीज एंड चेक एनवायरमेंटल सेफ्टी बिफोर हैंड। और प्रोजेक्ट्स जो हैं 26 से 2031 के लिए स्कीम रहेंगी विद फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सटेंडिंग अप टू 2033। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट ने 36,441 करोड़ के बजट के साथ 5 ईयर पीरियड के लिए आपकी खेलो इंडिया स्कीम को आगे एक्सपैंड कर दिया है, और एनहांस करी है असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस भी। तो 26-27 से 2030-31 के लिए अभी आपकी स्कीम एक्सपैंड हो गई है। अब इसमें क्या है, उन्होंने कहा है कि आप पूरा स्पोर्ट्स के नेटवर्क लगाओ, नेशन वाइड सेंटर्स बनाओ, अकेडमीज़ बनाओ, यूथ स्पोर्ट्स, मिलिट्री यूथ स्पोर्ट्स, मतलब बस आपने स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा देना है। इसके साथ साथ अर्ली टैलेंट कैच करने के लिए कि बचपन में ही देखो, क्योंकि जब बच्चों में ही अगर आप उनको तभी से सिखाना शुरू करोगे तो वो और ज़्यादा टैलेंटेड बनेंगे, है ना। तो इसके लिए खेलो इंडिया फीडर स्कूल्स भी आपके बनाए जाएंगे, और खेलो इंडिया उत्कृष्णा विद्यालय भी, जिसमें स्कूल एजुकेशन के साथ आपके स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दिया जाएगा। देन आपके एक न्यू कैटेगरी भी इसमें लाई गई है, इमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट्स। तो इसमें क्या है, आपके टोटल नंबर ऑफ सपोर्टेड यंग एथलीट्स को बढ़ाया जाएगा बाय 10 टाइम्स। एंड इसके साथ साथ जो भी आपके नेशनल स्पोर्ट फेडरेशंस हैं उनको भी सपोर्ट दिया जाएगा टू स्ट्रेंथन ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन टिल 2031 तक ये है। चलो खेलो इंडिया स्कीम के बारे में जान लेते हैं। 2017 में लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत ये आती है। एंड ये ग्रास रूट लेवल पे स्पोर्ट्स का कल्चर लोगों में बढ़ाने के लिए, यंग टैलेंट को उभारने के लिए ये बनी थी।
देन इसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट करती है, और इसमें क्या होता है बेसिकली आपके जो भी एथलीट्स आइडेंटिफाई होते हैं उनको 5 लाख एनुअली का हेल्प किया जाता है फॉर 8 years थ्रू इवेंट्स लाइक खेलो इंडिया यूथ एंड यूनिवर्सिटी गेम्स। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट ने 84,084 करोड़ रुपीज़ आपके अप्रूव किए हैं। किसके लिए? एक नया एनर्जी इनिशिएटिव लेकर आए हैं, वो समुद्र मंथन नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम। ये भी 2030-31 तक उन्होंने स्कीम अप्रूव की है। सो इसमें क्या है बेसिकली आपका ऑयल और गैस सी के अंदर जो रिजर्व्स हैं उनको ढूंढना है, एंड इससे क्या होगा ताकि आपके इम्पोर्ट्स जो हैं, कॉस्टली इम्पोर्ट्स हैं, ऑब्वियसली हमारे इम्पोर्ट बिल बढ़ाते हैं, उसको कम करना है। देन ये भी 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम रहेगी, सारी फंडिंग इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी थ्रू योर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एंड इसमें क्या है, इसका एम है स्कीम का कि इंडिया का ईयरली डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन बढ़ाना है फ्रॉम 62 मिलियन मीट्रिक टन्स टू 80 मिलियन मीट्रिक टन्स। देन रिजर्व्स भी हम चाहते हैं कि जो हमारे टोटल नॉन ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज हैं उसे भी हम बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, उन्होंने अपना 56th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। तो इस उपलक्ष्य पे उन्होंने कुछ देखिए आपके लॉन्चेस किए, जैसे कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए कपास दर्शन बुलेटिन लॉन्च्ड। तो कपास कॉटन को बोलते हैं हिंदी में, तो एक नया बुलेटिन है जिसमें वाइटल इन्फॉर्मेशन, ट्रेंड्स, अपडेट्स दिए जाएंगे कॉटन फार्मर्स को। देन 5,659 करोड़ रुपये का भी मिशन अनाउंस हुआ है, कपास कांति जिसका नाम रहेगा, या कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन। सो इसमें बेसिकली कॉटन क्रॉप यील्ड्स और फार्मर्स की इनकम्स को बढ़ाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है गुजरात सेंचुरीज ओल्ड ट्राइबल वॉल आर्ट ट्रेडिशन, जिसका नाम है पिथोरा पेंटिंग, उसको जीआई टैग मिल गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। सो ये बेसिकली ना जो पेंटिंग है इसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं आपकी, जो छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में पाई जाती हैं, राथवा, भील, भिलाला, नायका, ये करती हैं। इसमें क्या होता है, जो आर्टिस्ट हैं उनको लखारास बोलते हैं, वो जो घर की आपके अंदर की वॉल्स और वेरांडाज होते हैं ना, उसमें नेचुरल कलर्स जो फ्लावर्स लीव से निकालते हैं उससे वो बनाते हैं, इनको पेंट करते हैं। देन इसमें क्या है, कलरफुल हॉर्सेस बनाते हैं हु सिम्बलाइज गॉड्स, गॉडेसेस एंड देयर एंसेस्टर्स, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, ये सब कुछ होता है। तो इससे पहले भी देखिए जुलाई में गुजरात को 2 और टैग्स भी मिल चुके हैं, हमने ये भी किए थे आपके ऊंझा क्यूमिन और ऊंझा फेनल का। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ऑस्ट्रेलिया ने 4 आपके एमओयू साइन किए हैं अमरावती में टू बूस्ट क्लीन एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड स्टूडेंट मेंटल हेल्थ। चलिए नेक्स्ट है 48th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई है अभी रिसेंटली आपकी बुसान साउथ कोरिया में, और इसके कुछ हाइलाइट्स हैं। सबसे पहले तो देखो हमने पहले भी किया था कि जो सारनाथ है बुद्धिस्ट, एशियन बुद्धिस्ट साइट है जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपका बना दिया गया है। देखिए इस मीटिंग में टोटल 25 न्यू साइट्स इन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी डिसाइड की हैं, एंटर की हैं इन योर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जिसमें 19 कल्चरल हैं, 5 नेचुरल हैं और 1 मिक्सड है, मतलब कल्चरल और नेचुरल दोनों हैं। देन अब जो टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपकी वर्ल्ड में हो गई हैं वो 1273 हो गई हैं क्रॉस 173 कंट्रीज़। एंड देखो 3 नेशंस इसमें से हैं जिनके में पहली बार उन कंट्रीज़ में ना कोई आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट आई है, जो कि है कोमोरोस, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे एंड साउथ सूडान। तो ये आपकी 3 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिनके पास कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं थी। चलिए इसके साथ साथ ना आपकी 3 साइट्स हैं, उनको इमरजेंसी के अंतर्गत ना आपका एक तरह से हेरिटेज लिस्ट में लाया गया है, उनका ऐसा पूरा नहीं है, नहीं तो देखो पूरा प्रोसेस होता है इसका ना, लेकिन क्योंकि उनको एकदम से उनके लिए प्रोटेक्ट करना उन साइट्स को ज़रूरी था तो इमरजेंसी के थ्रू इन लोगों ने एंटर किया है। वो है आपकी बोमा बादिंगलो माइग्रेटरी लैंडस्केप साउथ सूडान में, माउंट एमल कैसल्स लेबनन में, और सेबास्तिया स्टेट ऑफ पैलेस्टीन में है। चलिए डेंजर लिस्ट भी इनकी कुछ होती हैं, तो उसमें भी इन्होंने 6 साइट्स ऐड की हैं जो जिनके हो सकता है किसी भी वजह से वो डेंजर में है। तो इसमें जो 3 साइट्स ऊपर हैं वो तो हैं ही हैं, उसके साथ 3 और कौन सी हैं, हिस्टोरिक इनर सिटी ऑफ पारामारिबो जो सूरीनेम में है, देन एशियन सिटी ऑफ टॉरिक चेरसोनीस एंड इट्स शोरा यूक्रेन में, एंटायर लेबनन में। चलिए डेंजर लिस्ट से रिमूव भी की गई है आपकी हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना जो ऑस्ट्रिया में है, क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्शन एफर्ट्स अपने अच्छी तरह कर लिए हैं। इसके साथ साथ कुछ डिक्लेरेशन भी देखिए इस मीटिंग में आपकी अडॉप्ट हुई हैं। देखो ये जो मीटिंग्स होती है ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसमें काफ़ी कुछ होता है।
सो कमेटी में आपके बुसान डिक्लेरेशन अडॉप्ट हुई है, जिसमें आपके कोलैबोरेशन एक नया प्राइमरी गोल बनाया गया है। सो आपके 5 C's जो हैं उसको इसने ज्वाइन कर लिया है। तो पहले आपके 5 C's होते थे कंजर्वेशन, क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटीज़। अब आपका 6th आ गया है कोलैबोरेशन। देन आइलैंड नेशंस को भी कहा गया कि सपोर्ट दिया जाएगा। तो एक $13 मिलियन का प्लान जो है, विच इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज स्ट्रैटेजी फॉर SIDS 2026-2034, ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को हेल्प करने के लिए बनाया गया है, उनकी हेरिटेज साइट्स को। तो फंड उनको दिए जाएंगे ताकि वो प्रोटेक्शन एफर्ट्स अपने कर सकें। चलिए अब नेक्स्ट सेशन कौन होस्ट करेगा, तो 49th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेशन डिसाइड हुआ इस्तांबुल टर्की में होगा। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 2 साल का देखिए एग्रीमेंट साइन किया विद इंडिया AI अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT टू ब्रिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन। तो ये पार्टनरशिप को जो आपका इंडिया AI मिशन है ना, जो 10,371 करोड़ की लागत के साथ बना है, 2024 में लॉन्च हुआ था, उसके अंतर्गत बेसिकली एग्रीमेंट साइन हुआ है। नेक्स्ट है इंडियन नेवी ने DSCA-24 जो आपका 5th और फाइनल डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट वेसल है उसको लॉन्च किया है एट टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड फैसिलिटी इन टीटागढ़ नियर कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो ये वेसल आपका मेक इन इंडिया है, 70% इसकी इक्विपमेंट जो है इंडिया से सोर्स हुई हैं। एंड ये आपका इसका स्ट्रक्चर कैटामैरन स्ट्रक्चर है, 300 to 400 टन्स का ये वेसल रहेगा। एंड ये आपका क्या है, बेसिकली इसमें ना अंडर वाटर नेवल डाइविंग कोई भी ऑपरेशंस होते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू टास्क, इस सब में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट है 23rd एडिशन कॉमनवेल्थ गेम्स का आपका हो गया है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। आपने शायद देखा भी होगा सोशल मीडिया में। तो इंडिया ने 4थी पोजीशन हासिल की है, 4th प्लेस पे हम हैं विद 39 मेडल्स। चलो सारी मेडल स्टैंडिंग्स भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट प्लेस पे है 171 मेडल्स के साथ, इंग्लैंड सेकंड में है 110 मेडल्स के साथ, कनाडा है 3rd प्लेस में 62 मेडल्स के साथ, और 4th प्लेस पे हम हैं इंडिया 39 मेडल्स, जिसमें से 13 गोल्ड हैं, 17 सिल्वर हैं और 9 ब्रॉन्ज हैं। इसके साथ साथ चलो कुछ और हाइलाइट्स भी देख लेते हैं इस गेम्स के। देखो एक तो जगह याद कर लिया करो, क्योंकि बहुत बार पूछ लेते हैं कि कहाँ हुए थे। चलो ऑफिशियल मैस्कॉट थी इस आपके जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, फिनी, जो एक ग्लासवेजियन यूनिकॉर्न है। देन ये जो गेम्स है देखिए इसमें कोई भी ना पब्लिक मनी नहीं यूज़ हुई है। 100 मिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने ही की थी, और इसे जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया था ग्लासगो 2026 लिमिटेड, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट और कॉमनवेल्थ गेम्स स्कॉटलैंड ने। नेक्स्ट है वर्षा अशोक अगलावे जो हैं उनको 54 डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो फर्स्ट वुमेन है जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हेड करेगी सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट। तो ये आपके लिए बड़ी न्यूज़ हो जाती है। उन्होंने सक्सीड किया है आसिफ साहा जी को, जो आपके अभी डायरेक्टर जनरल वाली पोस्ट से गए हैं। एंड देखिए जो वर्षा अशोक जी है ना, ये 30 साल से आपके GSI में ही काम करती थी। नेक्स्ट है के राजा रमन जी का जो टर्म है एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंट्रल अथॉरिटी के चेयरमैन के रूप में वो एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2028। तो ये एक 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं, इससे पहले टेलीकॉम सेक्रेटरी और चेन्नई मेट्रो रेल के भी मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। और अक्टूबर 2023 में इन्हें IFSCA का चेयरमैन बनाया गया था, अब एक्सटेंड कर दिया गया है। तो IFSCA के बारे में जान लेते हैं। तो आपकी ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में लोकेटेड है। अप्रैल 2020 में एस्टैब्लिश हुई थी, और ये जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं इंडिया के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स में, जो भी सेंटर्स अभी हैं आगे खुलेंगे, उन सबको ये देखेगी। नेक्स्ट है वाइस एडमिरल AN प्रमोद जी ने चार्ज ले लिया एज डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ सक्सीडिंग वाइस एडमिरल तरुण सोपती जी अपॉन हिज रिटायरमेंट। चलिए अब फाइनली डेज करते हैं। वर्ल्ड फिनटेक डे आपका हर साल अगस्त 1 को मनाया जाता है। यही दिन क्यों चुना गया, क्योंकि इस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है कॉसिमो दे मेडिसी जी की, जो आपके अगस्त 1 1464 को उनकी डेथ हुई थी। और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बैंकिंग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अर्ली अकाउंटिंग एंड क्रेडिट सिस्टम बनाए थे थ्रू द मेडिसी बैंक। और पर्पस क्या है इसका, बेसिकली आपकी कैसे टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज को आगे कैसे मॉडर्नाइज कर रहे हैं, इस सब पर फोकस्ड है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड डे अगस्त 1। तो ऑब्वियसली ये तो देखो www ना होता तो हमें आज इतना नेट कहाँ से मिलता। सो ये दिन आपका बर्थ डेवलपमेंट एंड ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ www वर्ल्ड वाइड वेब को बनाने के लिए बनाया जाता है। और ये आपके सर टिम बर्नर्स ली, जो ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंट किया था 1989 एट सर्न विच इज़ इन योर जिनीवा स्विट्जरलैंड, तो उनके ऑनर में मनाया जाता है।
नेक्स्ट है और लास्ट है इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, अगस्त 3 को मनाया जाता है। देखो ये ना 2010 में बना था दिन, 2010 से 2022 तक इसको नवंबर 27 को मनाया जाता था, पर फिर 2023 में ना सरकार ने इसकी ऑफिशियल डेट अगस्त 3 कर दी थी। अब अगस्त 3 क्यों की थी? क्योंकि इस दिन इंडिया का फर्स्ट सक्सेसफुल आपका डिसीज डोनर हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, एंड जो अगस्त 3 1994 को एम्स दिल्ली में किया गया था, तो उसी के उपलक्ष्य में अगस्त 3 रखा इन्होंने। सो इस दिन का पर्पस क्या है? अवेयरनेस लाना अबाउट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन एंड बस्ट मिथ जो लोगों को इसके अराउंड होती है। देन इस्टेब्लिश किया था इसे नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स की या रेगुलेटरी बॉडी के एग्ज़ाम की, तो आप कुछ सोचते होंगे कहाँ से तैयारी करें, है ना, कन्फ्यूजन होता होगा। तो अगर आरबीआई की करनी है तो आपके लिए केटर्ड प्रोडक्ट है बाय बैंकर्स यूनिवर्सिटी विच इज़ योर आरबीआई ग्रेड बी सिलेक्शन सिस्टम। और अगर आपको बैंक्स की करनी है तो हमारे पास आपके लिए बिगनर टू बैंकर कोर्स है। दोनों में देखिए आशुतोष सर आपको पर्सनल गाइडेंस देते हैं, आपके सारे डाउट्स सॉल्व करते हैं, आपके देखिए सारा आपको मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स के लिंक्स जो हैं आप बिल्कुल जाकर कोर्स देख सकते हैं, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट हो है, आप कुछ और हमसे जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फ़ोन नंबर भी गिवन है व्हाट्सएप का, आप उस पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं।